हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी माय चैनल स्टडी विद कुमार सौरभ। एमसीक्यू का ये सीरीज जिसमें आज मैं आपके साथ सेट 7 डिस्कस करूंगा। मैं आपके लिए 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बिल्कुल गेस क्वेश्चन है, जो बिहार सीडीपीओ एग्ज़ाम, बीपीएससी एग्ज़ाम, एमपीपीएससी एग्ज़ाम जो नवंबर में होनी है, अपकमिंग यूपी पीएससी एग्ज़ाम और अदर स्टेट पीएससी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी उपयोगी है। एसएससी, रेलवे, बिहार पुलिस, बिहार सब इंस्पेक्टर के कैंडिडेट भी ये देख सकते हैं, उन्हें काफ़ी लाभ होगा। तो आइए इस सीरीज में हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच गवर्नर जनरल डिसाइडेड टू मेक इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एजुकेशन इन इंडिया? अंग्रेजी को भारत में शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय किस गवर्नर जनरल के समय लिया गया था? आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग का कार्यकाल जो था वह 1828 से 1835 के बीच में रहा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखें। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय ही 1803 में जब यह मद्रास का गवर्नर था, तो इसी के समय 1806 ईस्वी में जो वहाँ के सैनिक थे वो विद्रोह कर दिए, जो इतिहास में वेल्लोर म्यूटिनी के नाम से प्रसिद्ध है। कौन सा म्यूटिनी? वेल्लोर म्यूटिनी। ठीक है, वेल्लोर म्यूटिनी कब हुआ था? 1806 में। वेल्लोर म्यूटिनी 1806 में। वजह क्या थी? तो जो सर होता है ना, हेड, माथे पर जातीय चिन्ह न लगाने देने और कानों में जो कनवालियाँ होती हैं, ईयररिंग, वो न पहनने देने पर वहाँ के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया गया था। 1833 में एक चार्टर एक्ट आया था। इसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो इस प्रकार लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल हुआ। ठीक है, यदि पूछे बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल तो वारेन हेस्टिंग्स था, डोंट बी कंफ्यूज। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को भी समाप्त किया, और एक भारतीय की सहायता से, राजा राम मोहन राय, द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज। ठीक है, बेंटिंग ने इस प्रथा के खिलाफ, जो सती प्रथा था, एक कानून बनाया, और 1829 ईस्वी में इसकी एक एक्ट थी 17 के द्वारा जो विडो थी उसको सती होने को इलीगल घोषित कर दिया। ध्यान देंगे, जो इंडियन जो मुगल इंपेरर थे और जो मराठा पेशवा थे, उन्होंने भी सती प्रथा पर रोक लगाने का अपनी एंड से काफ़ी प्रयास किया। ठगी प्रथा का दमन भी कर्नल स्लीमैन के हेल्प से बेंटिंग ने ही 1830 ईस्वी में किया था। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जो ये ठग लोग होते थे, ये देवी काली की पूजा करते थे। काली जो एक इन हिंदू आप बोल सकते हैं कि एक दुर्गा की एक रूप है। 1835 में बेंटिंग ने कलकत्ता में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की भी स्थापना की थी। इंग्लिश को एक शिक्षा का माध्यम बनाया था 1835 में। यह बेंटिंग ने ही बनाया था, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले को फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया कहा जाता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आइए और भी जानते हैं इनके बारे में। 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था, इसमें यह निश्चित किया गया था, क्लियर किया गया था कि जो रिलीजन होता है, कास्ट होता है, क्रीड होता है, कलर होता है, बर्थ के आधार पे किसी भी व्यक्ति को कंपनी की सेवा में प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा। अर्थात अब जो इंडियंस भी हैं वो काम कर सकते हैं। जो था शिशु बालिका की हत्या पर भी प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय ही लगाई गई थी। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। आइए नेक्स्ट ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड डलहौजी, इसके बारे में जानते हैं। जो लॉर्ड डलहौजी था, इसका कार्यकाल है 1848 टू 56 में। ठीक है, सेकेंड एंग्लो सिख वार 1848 टू 49 में इसी के समय हुआ था। ठीक है, और जो कोहिनूर हीरा था वह सिखों से प्राप्त करके महारानी विक्टोरिया को इसने भेज दिया था। ठीक है, सेकेंड आंग्ल बर्मा वार भी इसी के समय हुआ था 1852 में। ठीक है, और इसमें लोअर बर्मा एवं जो पीगू था उसको इंग्लिश राज्य में मिला लिया गया था। डलहौजी ने क्या किया था कि सिक्किम में 2 अंग्रेज डॉक्टर थे, उस पर मिसबिहेव का एक आरोप लगाया, और 1850 ईस्वी में सिक्किम पर भी अधिकार कर लिया। इनाम कमीशन का जिक्र मिलता है 1852 में, लॉर्ड डलहौजी के समय ही आया था। इसका उद्देश्य क्या था? तो जो भूमिकर रहित जागीर का पता करना और उसे छीन लेना। सबसे इम्पोर्टेंट जिसके लिए लॉर्ड डलहौजी जाना जाता है वह था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्यपगत सिद्धांत। ठीक है, इस नीति के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में वह देशी राज्यों को विलय कर रहा था। और क्यों विलय कर रहा था?
तो जिस भी राजा का अपना बेटा नहीं होता था, वो मतलब कि उत्तराधिकार नहीं होता था, तो उसे वह अपने राज्य में मिला लेता था। और इसमें उत्तराधिकार में क्या होता था कि कोई भी राजा यदि गोद लेता था उसको मान नहीं होता था, अपना बेटा होना चाहिए। तो 1848 में सबसे पहले इसने सतारा को मिलाया। झांसी इंपॉर्टेंट है, झांसी को 1853 में मिलाया। 1854 में इसने नागपुर को मिलाया। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, अवध को इसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत नहीं मिलाया। अवध को इसने कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज में 1856 में मिला लिया। तो उस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट थिंग्स, जो तोप खाना था उसका पहले हेडक्वार्टर कलकत्ता हुआ करता था, इसको मेरठ ट्रांसफ़र कर दिया। और यह क्या किया, अपना जो समर कैपिटल जो था वह शिमला में बनाया। सेना का समर मुख्यालय शिमला में स्थापित किया। अगर जो एजुकेशन संबंधी अगर जो रिफॉर्म्स देखें तो डलहौजी ने 1854 में वुड डिस्पैच को लागू किया। ठीक है। इसके अनुसार क्या हुआ कि प्रत्येक जिलों में एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल खोले गए। ठीक है। प्रमुख नगरों में सरकारी कॉलेज। और 1857 में जो 3 प्रेसिडेंसी थे, कौन कौन था, कलकत्ता, मद्रास, बम्बई, यहाँ एक एक यूनिवर्सिटी स्थापित किया गया। भारत में रेलवे का जनक डलहौजी को माना जाता है। इसी के समय 16 अप्रैल 1853 में 16 अप्रैल 1853 में, ठीक है, मुंबई से थाने के बीच प्रथम रेलवे 34 किलोमीटर तक चली थी। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। सन 1854 में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट लागू हुआ और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन शुरू हुआ। PWD डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना भी इसी के समय हुई। ठीक है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है डलहौजी के बारे में। नेक्स्ट है लॉर्ड बेलेजली। लॉर्ड बेलेजली यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। इसका जो कार्यकाल था लॉर्ड बेलेजली का, वह 1798 से 1805 तक था। यह सहायक संधि का जन्मदाता माना जाता है। वैसे भारत में सहायक संधि का जो प्रयोग था बेलेजली से पहले फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने कर रखा था। तो जो बेलेजली ने सहायक संधि किया था, तो बेलेजली के सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य जो था वो हैदराबाद था 1798 में। हैदरा के बाद मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, बरार एवं भोसले, सिंधिया, मच्छेड़ी, बूंदी, भरतपुर, जयपुर, जोधपुर एक्सेट्रा ने सहायक संधि को स्वीकार किया। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, इंदौर के होलकर ने कभी सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। ठीक है। इसी के समय 4th एंग्लो मैसूर वार हुआ था 1799 में, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। इसने कलकत्ता में एक फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी, जहां यह अंग्रेजों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देने के लिए उपयोग किया जाता था। ठीक है। जो लॉर्ड बेलेजली था यह खुद को बंगाल का शेर कहता था। ठीक है। नेक्स्ट आइए लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो है यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डलहौजी के बाद आया था 1856 टू 62। 1856 टू 62 इसका कार्यकाल था। ठीक है। यह भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त लास्ट गवर्नर जनरल था और ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त फर्स्ट वाइसराय बना। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण जो घटना थी वो 1857 का म्यूटिनी, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। आपको बताया था कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो कमल और रोटी था। ठीक है। कैनिंग के समय 1861 ईस्वी में जो हाई कोर्ट एक्ट लाया गया, जिसके अनुसार जो ओल्ड सुप्रीम कोर्ट थी जो 1773 एक्ट के तहत बनी थी 74 में, और जो सदर अदालत था उसको समाप्त कर दिया गया और कलकत्ता, मद्रास, मुंबई में एक एक हाई कोर्ट बनाया गया। आज के डेट में जो आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट दिखता है, 1866 में आगरा में एक उच्च न्यायालय इसी के समय स्थापना हुई थी और 1875 में इसी को इलाहाबाद में स्थानांतरित कर दिया गया था, जो प्रेजेंटली वर्क कर रहा है। नेक्स्ट, कैनिंग के समय ही वीडो रीमैरिज एक्ट 1856 में लागू हुआ। ठीक है। इसने पैतृक संपत्ति में बेटियों को भी अधिकार देना सुनिश्चित किया। ठीक है। कैनिंग के समय ही कैग का पद सृजित हुआ था, जो बोलते हैं कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, जो आर्टिकल 148 टू 151 तक जिक्र है इसका। तो यह लॉर्ड कैनिंग के समय ही आया। इसके समय मुगल सम्राट का पद को समाप्त कर दिया गया। भारत शासन अधिनियम 1858 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह जो था, जो मैकाले का एक दंड संहिता था 1858, उसमें कानून बना दिया गया और एक अपराध विधान संहिता लागू किया गया, जिसको CRPC एक्ट आप कहते हैं।
ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स को समाप्त करना भी इसका एक इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट था। 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ और पोर्टफोलियो प्रणाली इंडिया में लागू की गई। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, परमानेंट सेटलमेंट वाज मेड विथ, अस्थाई बंदोबस्त किया गया था, किसके साथ किया गया था? तो अस्थाई बंदोबस्त यह जमींदारों के साथ किया गया था और यह लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था अस्थाई बंदोबस्त। लॉर्ड कॉर्नवालिस, यह भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा। इसका कार्यकाल 1786 टू, लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल 1786 टू 93। इसका दो कार्यकाल था, एक कार्यकाल ये हो गया फर्स्ट, और सेकेंड था 1805 में। और 1805 में वायलिन सर्विस, इसकी मृत्यु हो गई थी, इसका कब्र गाजीपुर में है। इसके समय क्या हुआ था, टोटल जो पावर था वह कलेक्टर के हाथों में दे दिया गया था। ठीक है, यह क्या किया था, जो भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी अदालत था उसको ख़त्म कर दिया और उसके स्थान पे 4 मोबाइल जो कोर्ट था उसको लागू किया, जिसमें 3 बंगाल के लिए और 1 बिहार के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कॉर्नवालिस ने 1793 में एक कॉर्नवालिस कोर्ट का निर्माण करवाया, जिसमें यह पावर का जो था वो पृथक्करण किया। ठीक है, इसने क्या किया कि जो पुलिस एम्प्लॉई होते थे उनके वेतन में भी वृद्धि किया और ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस अधिकार प्राप्त जमींदारों को इस अधिकार से वंचित कर दिया गया। ठीक है, इसके समय कंपनी में काफ़ी भ्रष्टाचार बढ़ गया था, तो भ्रष्टाचार को रोक लगाने के लिए जो कंपनी के एम्प्लॉई होते थे उसको व्यक्तिगत व्यापार पर रोक लगा दिया गया। आज के डेट में इंडिया में जो थाना सिस्टम आपको देखते हैं जिसमें दरोगा इंचार्ज होता है, यह कॉर्नवालिस के समय ही लाया गया। ठीक है, 1793 में जो परमानेंट सेटलमेंट आया गया था, इसका इफेक्ट ये था कि जो 90% भाग था 10/11 वह कंपनी को देना होता था और 10% 1/11 जमींदार अपने पास रखता था। और यह जो परमानेंट सेटलमेंट था यह किसके रिकमेंडेशन पे बनाया गया था, तो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जॉन शोर, और इसे लागू किया गया बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस एवं मद्रास के जो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट था उसमें लागू किया गया था। ठीक है, कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अगर जो पूछे फादर ऑफ सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया तो लॉर्ड कॉर्नवालिस है, लेकिन अगर जो पूछे फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज इन इंडिया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल है। भारत में 3 ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, IAS, IPS और IFOS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। जो अखिल भारतीय सेवा हैं तीनों, और जो कोई नई अखिल भारतीय सेवा सृजित करना हो तो वो आर्टिकल 312 के तहत सृजित किया जा सकता है और इसमें राज्यसभा में पहला बिल लाना चाहिए, राज्यसभा को इसके बारे में पावर है। नेक्स्ट, ये देखिए परमानेंट सेटलमेंट से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स है जिसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे या लिख लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून, संविधान के किस अनुसूची में इसका जिक्र है? ठीक है, तो एंटी डिफेक्शन लॉ का जिक्र है 10th शेड्यूल में। किस शेड्यूल में जिक्र है? 10th शेड्यूल में। ठीक है, आइए जानते हैं। जो 10th शेड्यूल था वो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 में लाया गया था। भारत में जो डिस्क्वालिफिकेशन है, डिस्क्वालिफिकेशन इसका 2 आधार है। एक तो जो आपका दल बदल है एंटी डिफेक्शन लॉ, और दूसरा है आपका ऑन क्वालिफिकेशन। तो जो क्वालिफिकेशन अर्थात आप बोल सकते हैं व्यक्ति अनसाउंड माइंड है, बैंक करप्ट है, दिवालिया है, तो इसको जो है प्रेसिडेंट हटा सकता है इलेक्शन कमीशन से बात करके। लेकिन जो दल बदल होता है उस पर जो इंडिविजुअल को कैसे हटाया जाता है, तो जिस भी सभा का ये है, जिस भी सदन का है, जैसे लोकसभा का है तो वहाँ का स्पीकर, राज्यसभा है तो राज्यसभा का चेयरमैन। ठीक है, आइए, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 8 शेड्यूल थे, बट करेंटली 12 शेड्यूल। ठीक है, 12 शेड्यूल है। फर्स्ट शेड्यूल जो है वह स्टेट एंड टेरिटोरीज के बारे में बात करता है। सेकेंड शेड्यूल सैलरी, थर्ड ओथ शपथ, फोर्थ जो है राज्यसभा, फिफ्थ जो है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कंट्रोल्स ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरीज, सिक्स्थ भी है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल्स ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज। लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो सिक्स्थ है इसमें 4 स्टेट का जिक्र किया गया है। यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल MMATA न्यूमोनिक से आप याद कर सकते हैं, मेघालय, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, मैट MMAT ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, जो 7th शेड्यूल है, 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट की चर्चा की गई है। ठीक है, फर्स्ट हो गया यूनियन लिस्ट, सेकेंड हो गया स्टेट लिस्ट और थर्ड हो गया कंकरेंट लिस्ट।
कंकरेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और कंकरेंट लिस्ट में दोनों केंद्र और राज्य दोनों को पावर है कानून बनाने का, जो कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। लेकिन अगर जो अति इमरजेंसी केस में केंद्र का बनाया हुआ कानून सुपरसीड कर देगा स्टेट के कानून को। यूनियन लिस्ट में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है, स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है। 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेज का जिक्र है। 9th शेड्यूल जो था, 9th शेड्यूल वह फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 में लाया गया, जो लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड था और जमींदारी प्रथा को यहाँ एबॉलिश कर दिया गया। ठीक है। 10th जो है वो एंटी डिफेक्शन लॉ है, जो था 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तो जहाँ 52 होगा तो 5 × 2 कीजिएगा तो 10th शेड्यूल हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका 11th जो है पंचायती राज से रिलेटेड है। पंचायती राज में 29 सब्जेक्ट है कानून बनाने के लिए पंचायत के पास, और यह 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के थ्रू आया था और 93 में यह इम्प्लीमेंट हुआ था। 12th जो शेड्यूल है उसमें म्यूनसिपैलिटीज का जिक्र है, जिसमें 18 सब्जेक्ट है, और यह 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत लाया गया था और इम्प्लीमेंट हुआ था 1993 में। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट, राजा राम मोहन राय द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज गॉट एजुकेशन ऑफ फारसी फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। जो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय, उन्होंने फारसी की शिक्षा कहाँ से ग्रहण की? तो राजा राम मोहन राय ने फारसी की शिक्षा पटना से ग्रहण की। ठीक है। इन्हें उच्च शिक्षा के लिए पटना भेजा गया था, जहाँ अरबी और फारसी की शिक्षा इन्होंने ली। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत के पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष और युगदूत भी कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। ठीक है। इन्हें राजा की उपाधि जो थी अकबर द्वितीय ने दी थी, और यह जो था अकबर द्वितीय के पेंशन के बारे में बात करने के लिए ब्रिटेन गए थे, वहीं ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो पूछा जाता है कि राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ है? तो ब्रिस्टल में। 1828 ईस्वी में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे राजा राम मोहन राय ने। यह जो थे ही कैंपेन फॉर द राइट्स फॉर वुमेन, विडो रीमैरिज, राइट्स फॉर वुमेन टू होल्ड प्रॉपर्टी। ठीक है। सती प्रथा एबॉलिश 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा मदद से किए थे। यह जो थे इनका कैंपेन चलाए थे अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम, अनटचेबिलिटी। संवाद कौमुदी एक बंगाली वीकली न्यूज़पेपर था जिसको राजा राम मोहन राय चलाए थे। यह इंग्लिश लैंग्वेज के सपोर्टर थे। 1825 में वेदांता कॉलेज ठीक की स्थापना किए थे, जिसमें इंडियन लर्निंग और वेस्टर्न एजुकेशन का एक कंप्लीट मिश्रण देखने को मिलता था। यह जो थे मूर्ति पूजा यानी आइडोलेट्री के जो वर्शिप थे उसके विरोधी थे। तो राजा राम मोहन राय से आपको इतनी जानकारी मिलती है। आत्मीय सभा जो थी राजा राम मोहन राय द्वारा संस्थापित प्रथम संस्था थी। 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने इसे स्थापित किया था। ठीक है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। ब्रह्म समाज जिसकी स्थापना 1828 ईस्वी में हुई थी, तो यह हिंदू धर्म का जो प्रथम सुधार आंदोलन था ब्रह्म समाज ही था। ठीक है। और जो ब्रह्म समाज 1828 से राजा राम मोहन राय किए थे, यह आगे चलकर 2 भागों में बट गया, आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज। ठीक है। तो जो आदि ब्रह्म समाज था, ब्रह्म समाज जो था वह देवेंद्रनाथ टैगोर के पास चला गया, और जो भारतीय ब्रह्म समाज था वह केशव चंद्र सेन के पास चला गया। और ये दोनों शाखाएं मूल ब्रह्म समाज की थी, जो राजा राम मोहन राय के समय स्थापित की गई थी 1828 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार वाज द पार्टनर स्टेट फॉर द 17th इंडियन इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर 2021। द फेयर वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच स्टेट? ठीक है। इस क्वेश्चन है कि 17th इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर 2021 जो थे में बिहार का पार्टनर राज्य कौन है? इस मेला का आयोजन किस राज्य के द्वारा किया गया था? तो इस मेला का आयोजन जो था उड़ीसा में हुआ था, उड़ीसा भुवनेश्वर। ठीक है। तो बी आंसर इसका है। ठीक है। इसमें बहुत सारे कंट्रीज ने भाग लिया। इसमें पार्टनर कंट्री जो था बांग्लादेश। पार्टनर कंट्री उस कंट्री को बोलते हैं जो
मतलब मेजबान कंट्री होता है, होस्ट कंट्री होता है। और जो फोकस कंट्री था वो अफ़गानिस्तान और ईरान था। फोकस कंट्री का अर्थ ये हुआ कि जिस कंट्री की कला, संस्कृति, उत्पाद और सेवाओं को प्रदर्शित की गई, ठीक है, फोकस किया गया। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, इन द फाइनेंशियल ईयर 2019-20 पर पर्सन एनर्जी कंजम्पशन इन बिहार स्टेट वाज, प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत 2019-20 में बिहार में कितना रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 332 किलोवाट आवर, ठीक है। तो इसका ए आंसर हो जाएगा, ध्यान देंगे। 2012-13 में यह जो था 2012-13 में, चूँकि ये रिपोर्ट 2012-13 के बाद अभी ही आई, 145 KWH था, किलोवाट आवर, और इसमें 129% की वृद्धि हुई, ठीक है, 129% की वृद्धि हुई, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, विच गैस इज यूज्ड एज ए फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है, अग्निशमक के रूप में निम्न में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ठीक है। अब आइए बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा NaHCO3, NaHCO3, इसका भी यूज किया जाता है एक्सटिंग्विशर में, ठीक है। तो अगर जो दोनों ऑप्शन रहता है तो दोनों हो जाता है। अब आइए नेक्स्ट चलते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, इस सल्फर डाइऑक्साइड जो है, बी ऑप्शन जो आपको दिख रहा है, यह मिश्रण है SO2 + NO2। जो बी ऑप्शन है यह है सल्फर डाइऑक्साइड SO2 + NO2। और इससे क्या होता है? कृत्रिम वर्षा। कल भी मैंने एक बताया था, सिल्वर आयोडाइड से भी कृत्रिम वर्षा की जाती है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो सी ऑप्शन है, तो आप लेज के पैकेट, कुरकुरे के पैकेट या कुछ भी पैकेज फूड रहते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस एज ए प्रिजर्वेटिव होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है यह CO होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO होता है, ठीक है। और यह, इसकी कैपेसिटी 200 टाइम्स ज़्यादा होती है ब्लड में कंबाइन होने की, कंपेरेटिवली ऑक्सीजन। ये अर्थात अगर जो ब्लड में कंबाइन होने का अगर जो रेट निकाला जाए तो ऑक्सीजन रेशियो कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इसका 1 है, तो इसका 200 है। तो सोचिए कितना हानिकारक हमारे लिए हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, विच गैस इज यूज्ड टू डिस्ट्रॉय द माइक्रोब्स। माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए किस गैस का उपयोग किया जा सकता है? माइक्रोब्स अर्थात जीवाणुनाशक के रूप में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा क्लोरीन। क्या होगा? क्लोरीन। डिसइंफेक्टेंट की तरह क्लोरीन का यूज किया जाता है। जो म्यूनसिपैलिटीज़ वगैरह है जहाँ वाटर सप्लाई होती है उसमें क्लोरीन मिला दिया जाता है ताकि जो माइक्रोब्स होए वो ख़त्म हो जाए। लाइटेस्ट एलिमेंट जो होता है वो हाइड्रोजन होता है। जो लाइटेस्ट एलिमेंट होता है वह हाइड्रोजन होता है, लाइटेस्ट एलिमेंट। ऑक्सीजन, किसी भी चीज़ को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरी, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति होना अनिवार्य है। नियॉन, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है और यह जो है सेकेंड लाइटेस्ट नोबल गैस है। और यह जो है नियॉन जो है वह 5th मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट्स इन यूनिवर्स है, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला। तो कौन कौन 4 है? पहला है हाइड्रोजन, दूसरा है हीलियम, तीसरा है ऑक्सीजन, चौथा है कार्बन और पाँचवा नियॉन है। इसका यूज क्या है? तो जो ब्राइट रेड ऑरेंज कलर देखते हैं होर्डिंग वगैरह पे, उस पे नियॉन का यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, द बाउंड्री बिटवीन अर्थ क्रस्ट एंड मेंटल इज, पृथ्वी के जो भूपर पट्टी है, पपड़ी एवं मेंटल के बीच की सीमा क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है मोह डिसकंटिन्यूएशन। क्या कहलाती है? मोह डिसकंटिन्यूएशन, ठीक है। आइए मैं आपको बताता हूँ। 3 थिंग्स आप रिमेंबर कर लें, क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट, मेंटल और कोर, ठीक है। जो क्रस्ट होता है इसको बोला जाता है सियाल, ठीक है। सॉरी 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 जो क्रस्ट, मेंटल और कोर, तो जो क्रस्ट होता है इसको बोला जाता है सीमा। क्या बोला जाता है? सीमा। और
हो गया क्रस्ट, क्रस्ट मेंटल कोर, यहाँ होता है सियाल SIAL, यहाँ होता है सीमा SIMA, और जो कोर हो गया यहाँ होता है नीफे NIFE। अब आइए इसको क्लियर करते हैं। क्रस्ट मेंटल कोर, तो जो सियाल हो गया यह सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम हो गया, सीमा जो हो गया सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम हो गया सीमा, ठीक है। और तीसरा जो हो गया निफे, निफे क्या हो गया, तो निकेल और एफी से क्या हो गया आयरन, निफे, ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है तो इसे ध्यान रखेंगे। अब इसमें आइए एक डायग्राम के अनुसार मैं आपको समझाता हूँ मोर डिसकंटिन्यूटी। ये एक डायग्राम है, ठीक है। तो ये हो गया जो हो गया क्रस्ट, मेंटल और कोर, ठीक है। इसको दो भाग में डिवाइड कर दीजिए, इसको दो भाग में डिवाइड कर दीजिए। तो ऊपर वाला हो गया आउटर क्रस्ट और यहाँ वाला हो गया इनर क्रस्ट। ये हो गया अपर मेंटल, ये हो गया, इसको भी दो भाग में डिवाइड कीजिए तो लोअर मेंटल। इसको ऐसे डिवाइड कर दीजिए तो ये हो गया आउटर कोर और ये हो गया इनर कोर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे दो दो पार्ट में डिवाइड हो गए। तो अब ये पूछ रहा है कि क्वेश्चन हमारा कि द बाउंड्री बिटवीन द अर्थ क्रस्ट एंड द मेंटल, यानी ऊपर का जो बाउंड्री है अर्थ क्रस्ट एंड मेंटल उसको क्या बोलते हैं, तो ऊपर वाले को बोलते हैं मोह डिसकंटिन्यूटी। क्या बोलते हैं, मोह डिसकंटिन्यूटी। जैसा कि हमने आपको फिगर में बताया कि ये हो गया आपका क्रस्ट हो गया, मेंटल हो गया और ये कोर हो गया। इसको दो भाग में बांटे, इसको दो भाग में, इसको दो भाग में। अब इसे आप याद कैसे रख सकते हैं, तो इसे याद रखने के लिए आप ये याद रख लीजिए कि CM राव गुड लीडर्स, ठीक है। क्या कैसे याद रखेंगे, CM राव गुड लीडर्स। C फॉर कॉर्नाड हो गया, M फॉर मो हो गया, R फॉर एपीटी हो गया, ये गुटेनबर्ग हो गया और ये ले फॉर लेमन हो गया। तो इसको यहाँ पे कैसे रख सकते हैं, यहाँ पे हम रख सकते हैं ये जो हो गया क्रस्ट हो गया, मेंटल हो गया और कोर हो गया, ठीक है। तो इसको दो भाग, इसको दो भाग, इसको दो भाग। तो यहाँ पे हम रख सकते हैं CMRGL, तो ये वाला पूछ रहा है तो इसको हम बोलते हैं मोह डिसकंटिन्यूटी, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस इफेक्ट मीन्स, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। सबसे पहले ग्रीन हाउस क्या होता है, तो ग्रीन हाउस गैस इज अ गैस दैट अब्जॉर्ब एंड एमिट्स इंफ्रारेड रेडिएशन, ठीक है। दे अब्जॉर्ब इंफ्रारेड एनर्जी लाइक हीट एनर्जी एमिटेड फ्रॉम द अर्थ सरफेस एंड रेडिएट्स इट्स बैक टू द अर्थ सरफेस। यह ग्रीन हाउस है। यह क्या करता है, यह हीट को ट्रैप करता है अर्थ एटमॉस्फेयर में और इसको प्लानेट को वार्म करता है, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेज है कौन कौन, कौन कौन सा ग्रीन हाउस गैस है, तो जो प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस है वह है वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और कार्बन मोनोऑक्साइड, फ्लोरिनेटेड गैस, CFCs, ब्लैक कार्बन, ब्राउन कार्बन, ये भी ग्रीन हाउस में आता है। ग्रीन हाउस का इफेक्ट क्या है, एक ग्रीन हाउस और एक ग्लास हाउस, इसको ग्लास हाउस भी कहते हैं, इज ए क्लोज्ड ग्लास स्ट्रक्चर इन विच प्लांट्स आर ग्रोन इन रेगुलेटेड क्लाइमेट कंडीशन, ठीक है। ये ग्रीन हाउस का इफेक्ट है। सेकेंड इफेक्ट इसका क्या है कि इन सच ए स्ट्रक्चर द सोलर रेडिएशन पासेज थ्रू द ग्लास एंड इज एब्जॉर्ब बाय द फ्लोर अर्थ एंड अदर कंटेंट इनसाइड। फिर है दे इन टर्न बिकम ए वार्मर एंड रेडिएट्स द एनर्जी एज इंफ्रारेड हीट रेडिएट्स विच इज ऑफ ए लॉन्गर वेवलेंथ। दिस रेडिएशन कांट एस्केप from the glass since glass can't transmit infrared radiation, thus the temperature inside the greenhouse increases. This is the greenhouse effect. यह ग्रीन हाउस का इफेक्ट है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा 10th का यह हो जाएगा आपका, जो मैंने अभी आपको डिफिनेशन दिया उसके अनुसार हो जाएगा ट्रैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी ड्यू टू एटमॉस्फेरिक गैस, ठीक है फ्रेंड्स। तो कुछ करेंट अफेयर्स लास्ट में है जिसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। नीति आयोग का एक शून्य अभियान चला है जिसका लक्ष्य है
जो पॉल्यूशन है वितरण वाहनों का बढ़ावा देने हेतु नीति आयोग ने शून्य अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत शहरों में इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग में स्पीड लाना है। नीति आयोग और रॉकी माउंटेन संस्था जो है इस अभियान को मिलकर कार्य करेंगे। चलिए आज मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं, और आपको ये वीडियो कैसा लगा इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।